नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उपनगर के बारे में। ठीक है, नगर तो आपने पढ़ा है, लेकिन आज हम लोग उपनगर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि किस किस टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग उपनगर किसे कहा जाता है। ठीक है, या उपनगर किसे कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे उपनगर की परिभाषा के बारे में। ठीक है, कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या क्या परिभाषा दी गई है। फिर हम लोग बात करेंगे उपनगर की विशेषताओं के बारे में कि उपनगर की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे उपनगर की समस्याओं के बारे में कि उपनगर में क्या क्या समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वीडियो में अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग उपनगर किसे कहते हैं। देखिए, उपनगर यानी कि सबॉर्ब, ठीक है, इसको इंग्लिश में सबॉर्ब कहा जाता है। उस क्षेत्र को कहते हैं जो किसी बड़े शहर के आसपास या उसके निकट स्थित होता है। ठीक है, यानी उपनगर क्या होता है, एक बड़े शहर के पास, ठीक है, मतलब एक बड़े शहर के बगल में, ठीक है, स्थित होता है या उसके निकट स्थित होता है। ठीक है, ये क्षेत्र आमतौर पर शहर की तुलना में कम घनी आबादी वाले होते हैं। इसमें क्या होता है, उपनगर में कम जनसंख्या होता है। ठीक है, बड़े शहर की तुलना में कम होता है। बड़े शहर में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होता है, लेकिन उपनगर में कम जनसंख्या होता है। ठीक है, और मुख्य शहर के व्यावसायिक या औद्योगिक केंद्रों से जुड़े हुए होते हैं। उपनगर में लोग अक्सर निवास के उद्देश्य से रहते हैं और वहाँ आवासीय क्षेत्र, स्कूल, बाजार और अन्य सुविधाएं भी होती हैं। देखिए, उपनगर क्या होता है, पहले तो ये बड़े शहर से नज़दीक में सटा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बड़ा शहर हो गया। ठीक है, तो इसके बगल में उपनगर रहेगा, छोटा शहर। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग बड़े नगर में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा शोर शराबा के चलते ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है। ठीक है, आवाज़ ज़्यादा होता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। तो इसके चलते यहाँ पर बड़े शहर में काम करने वाले लोग क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा शहर से दूर अलग जगह पर रहने लगते हैं। ठीक है, अपना घर बना लेते हैं या फ्लैट वगैरह घर लेकर के रहने लगते हैं। तो ये जो क्या करते हैं, काम करने वाले लोग यहाँ बड़े नगर में जाएंगे, यहाँ छोटे नगर में रहने। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है उपनगर। ठीक है, यहाँ पर शांति होता है, यहाँ पर तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, स्कूल होता है, बाजार होता है। ठीक है, और भी सुविधाएं होती है। तो इसी को कहते हैं उपनगर। ठीक है, उपनगर क्या होता है, तो बड़े नगर से एक सटा हुआ नगर होता है जिसको उपनगर कहा जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा जनसंख्या नहीं होता है। चलिए, और उपनगर को लोग अधिकतर निवास के लिए ही उपयोग करते हैं। ठीक है, निवास के लिए ही उपनगर में जाते हैं, रहने के लिए। क्योंकि बड़े नगर में काम करते हैं तो उससे जो है बड़े नगर में नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। इसलिए वो थोड़ा सा शहर से दूर अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो उसी जो अपने दूर घर बनाते हैं तो उसी को कहते हैं उपनगर। ठीक है, देखिए, उपनगर बड़े शहरों का विस्तार माने जाते हैं और इन्हें मुख्य शहर से सड़क, रेल या अन्य परिवहन सुविधाओं के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे मुंबई के आसपास के जो ठाणे हैं और नवी मुंबई है, ये उपनगर है। ठीक है, तो मुंबई में देखिए, मुंबई में जितना भी फैक्ट्री है, उद्योग है, बिजनेस है, सब चलता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मुंबई में नहीं रहते हैं। ठीक है, वो थोड़ा ठाणे में रहते हैं, मतलब थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक है, अपना दूर घर बना लिया है ताकि शांति से रह सके। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं उपनगर की परिभाषा। ठीक है, विद्वानों के अनुसार। देखिए, पहले विद्वान है प्रोफेसर लेविस ममफोर्ड। ठीक है, ये कहते हैं कि उपनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो मुख्य नगर के बाहरी हिस्से में स्थित होता है और वहाँ मुख्यतः आवासीय व्यवस्था होती है।
आवासीय मतलब रहने वाली व्यवस्था, ठीक है, जिसमें जहाँ पर घर हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, ठीक है, बस शांति वाला एरिया रहता है। यह मुख्य नगर के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ से उपनगर से जितना भी रोड वगैरह जाएगा सब शहर की तरफ भी रोड जाएगा, ठीक है, बड़े नगर की तरफ, और वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं, ठीक है, मतलब रहने के लिए लोग उपनगर में आते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है उपनगर किसी प्रोफेसर हैं पार्क और बर्गेस, ठीक है, इनका कहना है कि उपनगर किसी बड़े शहर के बाहरी हिस्से में स्थित वह क्षेत्र है जहां शहरीकरण की प्रक्रिया जारी रहती है, लेकिन घनत्व मुख्य शहर की तुलना में कम होता है। यह मुख्यतः मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवारों का निवास क्षेत्र होता है। यहाँ पर मिडिल क्लास और हायर क्लास लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब घर बना करके अपना रहते हैं, ठीक है, काम वगैरह यहाँ पे नहीं चलता है, केवल रहने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मतलब ये मत समझिएगा कि उपनगर है तो यहाँ पर जो गरीब लोग रहते होंगे, नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, ठीक है, अमीर लोग ही रहते हैं, लेकिन वो शहर से थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है। चलिए, फिर हैं प्रोफेसर रिचर्ड टी इलियट, ठीक है, इनका कहना है कि उपनगर बड़े नगर का एक हिस्सा है जहां लोग मुख्य शहर में काम करने के लिए रहते हैं, लेकिन यह क्षेत्र मुख्यतः आवासीय होता है और जीवन की गति मुख्य शहर की तुलना में धीमी होती है, ठीक है। यहाँ पर लोग आराम से रहते हैं, ठीक है, और ये आवासीय होता है, मतलब रहने के लिए जगह होता है। बाकी जीवन की गति जो है यहाँ पर, मतलब विकास का गति कहें तो धीमा होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर उद्योग वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेंगे उपनगर में, ठीक है, सारी सुविधाएं मिलेंगी लेकिन उद्योग वगैरह काम के मतलब जितने भी चीज़ हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसको उपनगर को केवल और केवल रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि लोग शांति से रह सके, ठीक है। अब देखिए उपनगर के मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले तो विशेषता है स्थान, ठीक है, उपनगर मुख्य जो शहर होता है उसके बाहरी क्षेत्रों में स्थित होता है और शहर से सड़क, रेल या अन्य परिवहन सुविधाओं से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जो है बड़े शहर से अलग रहेगा उपनगर, लेकिन वो रोड वगैरह सब बड़े शहर की ओर जाता है वहाँ से, ठीक है, मतलब लोग वहाँ से बड़े शहर में आसानी से आ जा सकते हैं। फिर है आवासीय क्षेत्र। देखिए, उपनगर मुख्य रूप से आवासीय क्षेत्रों के रूप में विकसित होते हैं। यहाँ के घर मुख्य शहर की तुलना में बड़े और कम घनी आबादी वाले होते हैं। जो बड़े बड़े यहाँ पर मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लैट वगैरह ज़्यादातर यहीं पर बनते हैं। इसको मतलब ये उप जो नगर है उसको मतलब रहने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से कि लोग यहाँ पर आएँ, जो बड़े शहर में काम करते हैं जो लोग, वो यहाँ पर आएँ और शांति से रहें, ठीक है। चलिए, फिर है आधारभूत संरचना। देखिए, उपनगरों में स्कूल मिलेगा आपको, अस्पताल मिलेगा, बाजार, पार्क और मनोरंजन के साधन जैसे बुनियादी ढांचे सब कुछ होते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। शहरीकरण का प्रभाव। उपनगर शहरीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ जीवन की गति मुख्य शहर की तुलना में धीमी होती है। देखिए, उपनगर भी क्या है, शहर बनने की ओर गतिशील है, मतलब बड़ा शहर बनने की ओर गतिशील है, लेकिन बहुत धीमी गति से इसका विकास होता है, ठीक है, बहुत धीमी गति से यहाँ पर शहरीकरण होता है। चलिए, फिर है पर्यावरण। देखिए, उपनगरों में आमतौर पर हरियाली और खुला वातावरण होता है जो मुख्य नगरों की जो मुख्य शहरों की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से अलग होता है, ठीक है। उपनगर क्या होता है, तो यहाँ पर हरियाली होता है और खुला वातावरण होता है और भीड़ भाड़ से काफ़ी अलग होता है, ठीक है। फिर है आर्थिक निर्भरता। उपनगर मुख्य जो शहर की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर निर्भर होते हैं। अधिकांश लोग काम, व्यापार या अन्य गतिविधियों के लिए मुख्य शहर पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उपनगर में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर लोग जो है वही बड़े नगर में ही काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो केवल उपनगर को रहने के लिए उपयोग करते हैं। फिर है अगला, मध्यम एवं उच्च वर्ग का निवास।
देखिए, उपनगरों में मुख्य रूप से मध्यम और उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, जो मुख्य शहर में काम करते हैं, लेकिन शांति और बेहतर जीवन की तलाश में उपनगर में बसते हैं। मैंने ये बात तो आपको बताई है कि लोग मुख्य शहर में काम करते हैं, मतलब बड़े नगर में जो काम करते हैं, जो बड़े शहरों में लोग काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि शांति से रहने के लिए उपनगर में बस जाते हैं। ठीक है, ताकि हम शांति से रह सकें और काम जब करना हो तो हम बड़े शहर में जा सकें। ठीक है, क्योंकि बड़े जो उपनगर होते हैं वो बड़े शहर के बगल में ही होता है। ठीक है, चलिए, अब है सामाजिक संरचना। उपनगरों में परिवार केंद्रित जीवन शैली होती है, जहाँ सामुदायिक जीवन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, परिवार केंद्रित जो जीवन शैली होता है और यहाँ पर सामुदायिक जीवन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, यातायात सुविधाएं। जो उपनगर होते हैं, मुख्य शहर से जोड़ने के लिए बस, मेट्रो, ट्रेन और अन्य परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, उपनगर जो होते हैं वहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं, सुविधाएं एकदम पूरी होती हैं। जो मुख्य शहर जो होता है, बड़ा शहर जो होता है, उससे भी ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसकी मतलब कोई कमी नहीं है सुविधाओं की। ठीक है, चलिए, इन विशेषताओं के कारण उपनगर बड़े शहरों के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, विशेषताएं तो आप लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे उपनगर की समस्याओं के बारे में कि क्या क्या समस्याएं होती हैं उपनगर की। देखिए, पहला तो समस्या है कि यातायात समस्या। उपनगरों से मुख्य शहर की दूरी के कारण सार्वजनिक परिवहन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी आम समस्या है। ये बात तो सही है। मान लीजिए कि एक बड़ा शहर यहाँ पर है, छोटा शहर यहाँ पे है उपनगर। ठीक है, ये है बड़ा नगर। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको छोटा बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उपनगर छोटा होता है थोड़ा सा। तो ये हो गया बड़ा शहर। ठीक है, और ये हो गया उपनगर। ठीक है, तो अब देखिए इतना दूर है, तो दूरी के लिए क्या होगा, यहाँ उपनगर से लोग जाएंगे जब बड़े शहर में, तो उनको क्या बस बस में जाना पड़ेगा, ट्रेन में जाना पड़ेगा, या फिर खुद की गाड़ी से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रोड पर क्या होगा, इससे बहुत बड़ी मात्रा में जाम लगेगा। ठीक है, ट्रैफिक जाम लगेगा और लोगों के समय की बर्बादी भी होगी। ठीक है, ये एक समस्या तो है। ठीक है, जैसे आज भी लोग शहरों में जाते हैं तो कई घंटों तक जो है ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो इससे क्या है, समय की बर्बादी हो रही है। चलिए, अगला है असंतुलित विकास। देखिए, उपनगरों का विकास अक्सर अनियोजित होता है, जिससे बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, जल आपूर्ति, सीवरेज और बिजली में कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं प्रदूषण। देखिए, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के विस्तार के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। ये बात तो सही है भाई, कि जो बड़े नगर में जितने भी उद्योग वगैरह हैं, वहाँ से धुआं जो आएगा, प्रदूषण जो आएगा, वो उपनगर में भी आएगा। तो इससे वहाँ की हवा भी जो है प्रदूषित हो सकती है। ठीक है, वहाँ भी प्रदूषण बढ़ सकता है। चलिए, फिर है अधिक जनसंख्या दबाव। शहरीकरण के कारण उपनगरों में आबादी तेजी से बढ़ती है, जिससे बुनियादी संसाधनों पर दबाव पड़ता है। ये भी बात सही है। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा शहर, देखिए ये बड़ा शहर है। ठीक है, और ये उपनगर है। अब बड़ा शहर में मान लीजिए कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं काम करने यहाँ पर, क्योंकि उद्योग वगैरह सब कुछ तो यहीं पर है। तो सब काम करने आ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये लोग भाई पैसा वैसा जब अच्छा कमाने लगेंगे तो ये लोग भी क्या करेंगे, धीरे धीरे उपनगर की ओर रहने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उपनगर क्या है, रहने के लिए ही है, रहने के लिए ही जगह है वो। तो ताकि वहाँ लोग शांति से रह सकें। ठीक है, वो रहने वाला ही जगह है, तो लोग यहाँ पर जाएंगे धीरे धीरे रहने के लिए। ठीक है, तो रहने के लिए जाएंगे तो उपनगर की जनसंख्या बढ़ेगी और फिर यहाँ पर भी जनसंख्या दबाव बढ़ेगा। ठीक है, फिर है अपर्याप्त स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं। देखिए, उपनगरों में अस्पतालों, क्लिनिकों और स्कूलों की कमी होती है, जिससे लोगों को मुख्य शहर पर निर्भर रहना पड़ता है। ये भी बात सही है। यहाँ पर सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन अनियमित होती हैं, या क्या कहें, अपर्याप्त रूप से होती हैं। ठीक है,
मतलब कोई उपनगर है जहाँ पर बहुत अच्छी एकदम अस्पताल मिलेगा, बहुत अच्छा स्कूल मिलेगा, लेकिन कहीं-कहीं उपनगर है जहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? जो बड़ा शहर है वहाँ पर जो है अस्पताल में जाना पड़ता है, वहाँ पर जो है स्कूलों में जाना पड़ता है, ठीक है? तो ये समस्याएँ हैं। फिर है सामाजिक असमानता। देखिए, उपनगरों में अमीर और गरीब वर्ग के बीच बड़ा अंतर होता है, जिससे सामाजिक विभाजन और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। ये बात तो सही है भाई। अब जो उपनगर में रहेगा जो लोग, वहाँ पर सुविधाएँ अच्छी होती हैं। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो और सुविधाओं के साथ रहेगा और जिसके पास पैसा कम है वो कम सुविधाओं के साथ रहेगा। तो इससे गबी गरीब और जो अमीर लोग हैं उनके बीच भिन्नता आता है, ठीक है? उनके बीच एक मतलब असमानता आता है और लोग जो है थोड़ा-सा एक-दूसरे से अलग भावना रखते हैं, ठीक है? चलिए, अगला है रोज़गार की कमी। उपनगरों में रोज़गार के अवसर सीमित होते हैं, जिसके कारण अधिकांश लोग मुख्य शहर पर निर्भर रहते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि उपनगर में तो ज़्यादा उद्योग वगैरह रहते नहीं हैं, तो लोगों को काम करने के लिए तो बड़ा शहर में ही आना है, ठीक है? चलिए, अगला है सुरक्षा संबंधी समस्याएँ। देखिए, कुछ उपनगरों में आपराधिक गतिविधियाँ जैसे चोरी, असुरक्षा जैसी समस्याएँ बढ़ जाती हैं, ठीक है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो वहाँ पर जो है ये सुरक्षा संबंधी समस्याएँ भी आएँगी, ठीक है? चलिए, अगला है फिर सांस्कृतिक परिवर्तन। देखिए, उपनगरों में स्थानीय सांस्कृतिक पहचान धीरे-धीरे शहरी संस्कृति में बदल जाती है। जिससे परंपराओं और रीति-रिवाजों का ह्रास होता है, ये बात तो सही है। जब लोग शुरू-शुरू में गाँव से शहर में जाते हैं, तो शहर में जाते हैं, तो क्या करते हैं, पैसा जब हो जाता है उनके पास ज़्यादा, तो वो चलते हैं उपनगर में और उपनगर में रहते हैं, तो भाई अपने जो गाँव में परंपरा जैसा था, रीति-रिवाज था, उसके हिसाब से वहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब कुछ दिनों तक मतलब कुछ दिन मत कहिए, कुछ वर्षों तक, ठीक है? कुछ वर्षों तक जब वो रहने लगते हैं वहाँ पर उपनगर में, तो वो लोगों की देखा-देखी में धीरे-धीरे अपनी परंपराओं को जो है निभाना बंद कर देते हैं। अपने रीति-रिवाज़ों को भूलने लगते हैं, ठीक है? जिसके कारण जो संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो है उसका ह्रास हो रहा है और जितने भी ग्रामीण जो रीति-रिवाज हैं, परंपरा हैं, उसका भी ह्रास हो रहा है, ठीक है? चलिए। अगला है भूमि उपयोग का असंतुलन। देखिए, अनियोजित निर्माण और औद्योगिक विस्तार से कृषि भूमि और हरियाली नष्ट होती है, ये बात भी सही है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए योजना आधारित विकास और मजबूत प्रशासनिक इकाई जो प्रयासों की आवश्यकता है, ठीक है? अगर आपको इन समस्याओं से निपटने का समाधान आपको अगर चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो चलिए, ये थी हमारी टॉपिक, ठीक है? और उपनगर के बारे में उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।